गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और इससे पहले हमने एक छोटे से टॉपिक को पढ़ा था, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्रोडक्ट है किसी चीज़ का मास और वॉल्यूम का, या हम इसे दूसरे वर्ड्स में पावर ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। P इक्वल टू एम वी। पी, इसे मोमेंटम को P से डिनोट किया जाता है। M जहाँ पर मास है और V वेलोसिटी है। आइए इससे आगे स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। किसी भी मोमेंटम के, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है उसके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज द वेलोसिटी एज ऑफ द वेलोसिटी v। और इसकी डायरेक्शन, मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में होती है। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। सिंस द एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स bring a change in the velocity of object, it is therefore clear that the force also produce a change of momentum. तो क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें जिसमें हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है तो उसके मोमेंटम में भी ज़रूर चेंज होगा, क्योंकि पहले उसकी अलग वेलोसिटी होगी, तो उस टाइम में उसका इनिशियल वेलोसिटी होगी और इनिशियल मोमेंटम भी होगा, और एक उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी जो उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ है, और साथ ही उसके मोमेंटम भी क्या होगा? एक फाइनल मोमेंटम होगा, ठीक है। Let us consider a situation in which a car with a dead battery is to pushed along a straight road to give a speed of 1 meter per second, which is sufficient to start its engine. अब हम एक ऐसी कंडीशंस की बात करते हैं जब कोई कार जिसकी बैटरी बिल्कुल डाई होने वाली है और वो स्टार्ट नहीं हो पा रही है, और हम उसे रोड पे धकेल रहे हैं, और यहाँ पर जो स्पीड है वो क्या है? वो 1 मीटर पर सेकेंड की है। एक किसी भी इंजन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। इफ़ इट्स, अगर उस इंजन में क्या ना हो, बैटरी ना हो स्टार्ट करने के लिए, तो हमें कम से कम उसे किसी भी व्हीकल को 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या करना पड़ेगा? उसको पीछे से धकेलना पड़ेगा, विच इज़ सफिशियंट टू स्टार्ट द इंजन। इफ़ वन और टू persons give a sudden push unbalanced to it, इट्स हार्डली स्टार्ट। अगर एक या दो आदमी अगर झटके से किसी चीज़, किसी व्हीकल को अगर पुश कर रहे हैं पीछे से, तो वो क्या हो जाती है? काफ़ी हार्डली स्टार्ट होगी, ठीक है ना। बट अ कंटिन्यूस पुश ओवर सम टाइम रिजल्ट इन अ ग्रेजुअल एक्सेलरेशन ऑफ द कार टू इट्स स्पीड। तो अगर हम लगातार किसी ऐसी कार को अगर पुश करते रहें तो यहाँ पर क्या होगा? एक एक्सेलरेशन कार में क्रिएट होगा, ठीक है, और इस वजह से जो कार है, कार की स्पीड है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। इट मीन्स दैट द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कार is not only determined by the magnitude of the force but also the time during which the force is exerted. तो यहाँ पर हम जो मोमेंटम की बात करेंगे कार की, वो केवल इस पे डिपेंड नहीं होगा कि कितना फोर्स अप्लाई हुआ है, ठीक है, ठीक है, हम इस पे भी डिपेंड करेंगे कि कितने टाइम में कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ है उस कार के ऊपर। इट मे देन ऑल्सो बी concluded that the force necessary to change the moment of an object depend on the time rate at which the momentum is changed. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होगा वो कब चेंज होगा? वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। वो एक तो टाइम रेट पे,
और दूसरा मोमेंटम पे। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट, अब हमारा जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या बताता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सेकेंड लॉ हमारा बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जैसे P1 और P2 मोमेंटम है, P1 उसका इनिशियल मोमेंटम है और P2 उसका क्या है, फाइनल मोमेंटम है। तो इसमें जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, ठीक है, P2 माइनस P1 अपॉन टी, जो चेंज है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, कितना फोर्स उसमें अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और वो किसके डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ। तो यहाँ पर आपको मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकेंडरी लॉ ऑफ मोशन दिया गया है, ध्यान से इसे देख लें थोड़ा। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving along a straight line with an initial velocity u, it is uniformly accelerated to velocity v in time t by the application of a constant force f throughout the time t। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है, और क्या दिया है, उसकी वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी, और उसको जब यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट किया जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है। और इसमें जो टाइम लगता है वो t है, और जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वेलोसिटी में चेंज करने के लिए वो क्या है, f है, ठीक है। और ये कितने टाइम तक लगता है, t टाइम तक लगता है। तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्या होगा, p इक्वल टू एम यू, एम मास हो गया और u क्या है यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, p1 होगा, p1 इक्वल टू एम यू, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा उस ऑब्जेक्ट का, p2 इक्वल टू एम वी रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम बात करें रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, तो वो होगा P2 माइनस P1, या फिर MV माइनस MU, या हम इसको दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, M इंटू V माइनस U। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, वो होता है M या P2 माइनस P1 अपॉन T। और P2 माइनस P1 कितना है यहाँ पर, वो है M इंटू वी माइनस यू। तो यहाँ पर हम इसको हमने ऊपर में लिखा P2 माइनस P1, और T क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर द अप्लाइड फोर्स, और द अप्लाइड फोर्स। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी हमने पढ़ा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ के, यानी कि जो अनबैलेंस फोर्स हमने अप्लाई किया है उसके बराबर है। या फिर हम अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट ले रखा है कि एफ इक्वल टू के एम वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। या फिर हमने इसको शॉर्ट में लिख लिया के एफ इक्वल टू के एम ए, के एम ए कहाँ से है यहाँ पर, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मोशन वाले चैप्टर में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एफ वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से। अगर हम यहाँ से ए की अगर वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है,
ए की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें कौन से इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगा आपको, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर हम यहाँ से t को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा v अपॉन टी इक्वल टू यू प्लस ए, या फिर हम a इक्वल टू अगर निकालना चाहें तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो ये ही यहाँ पर a निकाला है आपका, a इक्वल टू क्या है यहाँ से v माइनस यू अपॉन टी को हमने a मान लिया। Here a equal to v minus u upon t is the acceleration which is the rate of change of velocity। जो क्या है एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है और u इनिशियल वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन भी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना। तो तब यहाँ पर ये है, the quantity k is a constant और proportionality। तो यहाँ पर हमने k जो लिखा है वो क्या है, constant ऑफ proportionality। The SI unit of mass and acceleration are kg and meter per second square respectively। The unit of force is so chosen that the value of constant k become 1। For this, 1 unit of force is defined as the amount that produce an acceleration of 1 meter per second of an object to 1 kg mass, that is a unit of force equal to k into 1 kg into 1 meter per second। Thus the value of k becomes 1। ठीक है, तो ऊपर का जो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन अभी हमने पढ़ा, F इक्वल टू के एम ए। ठीक है, यहाँ पर हमने के को 1 कब माना, तब माना जब हम किसी ऑब्जेक्ट में 1 kg मीटर पर सेकेंड का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और ऑब्जेक्ट का मास कितना है 1 kg। तब जो k की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। दस द वैल्यू ऑफ k बिकम्स 1। फ्रॉम इक्वेशन 9.3 हमें क्या मिला, F इक्वल टू एम ए, यानी कि जो फोर्स होता है किसी ऑब्जेक्ट में लगने वाला फोर्स, वो किसका प्रोडक्ट होता है, मास और एक्सेलरेशन का। ठीक है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। मास का अगर हम यूनिट देखें तो वो क्या होता है, केजी होता है, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम उसे क्या भी बोलते हैं, न्यूटन। एन से उसे डिनोट करते हैं। विच हैज़ द सिंबल एन, जिसका सिंबल क्या है, एन है। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस अ मेथड टू मेजर द फोर्स acting on an object as the product of its mass and acceleration। तो सेकेंड लॉ से हमें क्या पता चलता है, किसी ऑब्जेक्ट में जितना फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होता है, उस ऑब्जेक्ट के मास और उसमें जितना एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफ्टन सीन इन एक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारे डेली लाइफ में हमें देखने को मिलता है। हैव यू नोटिस द that wheel catching a fast moving cricket ball, a fielder is in a ground gradually pulls his hand backward with the moving ball। In doing so, the fielder increase the time during which the high velocity of the moving ball decreases to 0। हमने इसका एग्जाम्पल देखा है कि क्रिकेट के फील्ड में जब कोई फील्डर
कैच को पकड़ता है तो वो अपने हाथ हैंड्स को क्या करता है, पीछे की ओर पुल करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जो बॉल होती है उसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर उतनी ज़्यादा वेलोसिटी का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कैच किया जाएगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा, हाई होगा। और हाई मोमेंटम की वजह से, आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, पावर ऑफ फोर्स है। तो कोई भी आदमी क्या हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है। तो उसकी वेलोसिटी को कम करने के लिए उसे हाथों को पीछे खींचना पड़ता है, जिसकी वजह से जो मोमेंटम है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी कि उसकी वेलोसिटी अगर जीरो हो जाएगी तो उसका मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। Thus, the acceleration of the ball is decreases, and therefore the impact of catching the fast-moving ball is also reduced. If the ball is stopped suddenly, then its high velocity decreases to zero in a very short interval of time. Thus, the rate of change of momentum of the ball will be a large. ठीक है, therefore a large force would be have to be applied for holding the catch that may hurt the palm of the fielder. अगर हम झटके के साथ किसी बॉल को अगर कैच कर लें तो उससे क्या होगा, हमारे जो हथेलियां हैं उनमें क्या होगा, हर्ट होगा, वो उनमें चोट लगने की डर है, जो हो सकती है। This is to increase the time of the athlete fall to stop after making the jump. और sorry in a high jump athlete event, the athlete are made a fall either on the ocean bed or the sand bed. This is to increase the time of the athlete fall to top and making the jump. This decreases the rate of change of momentum and hence the force. Try to ponder how to karate player breaks the slab of ice with a single blow. आप ये जानने की कोशिश करें कि जो कराटे प्लेयर होते हैं वो केवल वो स्लैब को अलग अलग वो देखा होगा आपने अपने हाथों से, वो बड़े बड़े ईंट को या फिर लकड़ी के टुकड़े को अपने हाथों की मदद से केवल एक चोट में क्या कर सकते हैं, तोड़ पाते हैं। कैसे करते होंगे? तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।